बॉस के सवाल का जवाब दो, यूसुफ ने कड़कदार लहजे में कहा। तो मैनेजर 2 कदम पीछे हट गया और फिर अचानक यूसुफ ने फ्लाइंग किक मारी तो मेजर फुर्ती से एक तरफ हट गया और यूसुफ उड़ता हुआ सामने दीवार से जा टकराया। मैनेजर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना बचाव किया था, मगर यूसुफ इंतहाई फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसे गुस्सा दिलाने के लिए इतना ही काफ़ी था कि इमरान के सामने उसका दाव बचा लिया गया था। चुनाचा उसकी आंखों में खून उतर आया। वो आगे बढ़ा और फिर उसने अपना दायां हाथ उठाया। मैनेजर अपने बचाव के लिए दूसरी तरफ भाग झुका और फिर वो यही मार खा गया। जोसेफ का लेफ्ट हुक पूरी कुव्वत से मैनेजर के जबड़े पर पड़ा और वो उल्ट कर फर्श पर जा गिरा, लेकिन फिर फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ। अब मैनेजर की आंखों में भी गुस्सा झलक आया था और दूसरे लम्हे वो यूसुफ से टकरा गया और उसने बहुत खूबसूरत डाज देकर यूसुफ के पहलू में कराटे का वार किया था। यूसुफ इस वार से लड़खड़ा कर रह गया, मगर दूसरे लम्हे उसके ताबड़तोड़ मुक्कों ने मैनेजर को बुखला कर रख दिया। अब यूसुफ सही एक्शन में आ गया था। उसके मुक्के एक मशीनी अमल के तहत चल रहे थे। मैनेजर ने लाख बचने की कोशिश की, मगर यूसुफ बॉक्सिंग का चैंपियन था। उसने मैनेजर को बचने का मौका नहीं दिया। चंद लम्हे बाद ही मैनेजर का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। फिर वो बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ा। अब यूसुफ ने उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ ठोकरें मारनी शुरू कर दीं। बाबा बताता हूँ, खुदा के लिए इस ड्यू से मेरी जान बचाओ, मैनेजर ने कहा। उसकी हालत वाकई गैर हो रही थी। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। चेहरा जख्मों की वजह से जगह जगह से फट गया था और उसके कई दांत भी टूटकर बाहर आ चुके थे। बस करो यूसुफ, इमरान ने कहा, जो एक कुर्सी पर बैठा खामोशी से तमाशा देख रहा था। इमरान का हुक्म सुनते ही यूसुफ एक तरफ हट गया। उसकी आंखों से अब भी खून झलक रहा था, जैसे अगर इमरान ना रोकता तो वो उसे ख़त्म करके ही दम लेता। मगर मैनेजर शायद शदीद तकलीफ़ की वजह से बेहोश हो चुका था। इसे होश में ले आओ, इमरान ने यूसुफ से मुखातब होकर कहा। तो यूसुफ ने आगे बढ़कर एक अलमारी से पानी की बोतल निकाली और फिर वापस आकर बोतल मैनेजर के मुंह से लगा दी। हलक में पानी जाते ही मैनेजर होश में आ गया और यूसुफ एक तरफ हट गया। मुझे ये बोतल दे दो, मैं मर रहा हूँ, मैनेजर ने गड़गड़ाते हुए कहा। इसे बोतल दे दो, इमरान ने यूसुफ से मुखातब होकर कहा। तो यूसुफ ने बोतल मैनेजर के हाथ में पकड़ा दी। वैसे यूसुफ के चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी बच्चे का प्यारा खिलौना उसके हाथ से छीन लिया गया हो। शायद उसका इरादा उसे जच करने का था। बहरहाल इमरान का हुक्म था, इसलिए मजबूरी थी। मैनेजर ने 2-3 सांसों में ही आधी से ज़्यादा बोतल ख़त्म कर दी। तुम क्या पूछना चाहते हो, मैनेजर ने रहम तलब नज़रों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तमाम तफसील बता दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। मैं इस हालत में तमाम तफसील नहीं बता सकता, मैनेजर ने कहते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है, इमरान ने पूछा। मेरा नाम सलीम है, मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो क्या तुम इसी मुल्क के बशिंदे हो, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, मैनेजर ने कहा और फिर उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वाट लाइन का तल्लक किससे है, इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। जहाँ तक मुझे इल्म है उसका तल्लक इसराइल से है, सलीम ने जवाब देते हुए कहा। उनके ठिकाने कहाँ कहाँ हैं, इमरान ने पूछा। उनके 2 हेडक्वार्टर्स हैं, नंबर 1 किंगस्टन रोड की कोठी नंबर 12 और दूसरा हेडक्वार्टर फलक कॉलोनी की कोठी बर्ज फलक। इसके अलावा छोटे छोटे ठिकाने हैं, मगर वहाँ तमाम मुकामी आदमी हैं, जैसे मेरी दुकान, सलीम ने तफसील बताते हुए कहा। वाइट स्कॉर्पियन कौन है, इमरान ने पूछा। तो सलीम बे इख्तियार चूक पड़ा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। जवाब दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जहाँ तक मुझे इल्म है वो भी इसराइल ही से तल्लक रखते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुपों की आपस में सख्त दुश्मनी है, सलीम ने जवाब देते हुए कहा। इनमें से कौन सा ग्रुप सरकारी हैसियत रखता है, इमरान ने पूछा। दोनों ही गैर सरकारी हैं। ये पेशावर मुजरमों के ग्रुप हैं जो गैर मुल्की राज चोरी करके मकूल मुआवजे पर बेच देते हैं, सलीम ने वजाहत करते हुए कहा। क्या तुम्हें वाइट स्कॉर्पियन के ठिकानों का इल्म है, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मुझे उनके ठिकानों का इल्म नहीं है, सलीम ने जवाब दिया। ठीक है, तुमने मुल्क से गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। तो सलीम का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया और फिर इमरान की इशारे पर यूसुफ ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे माफ़ कर दो, सलीम ने गड़गड़ाते हुए कहा। मैं वतन के गद्दारों को माफ़ करने का कायल नहीं हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और फिर उसका मखसूस इशारा होते ही यूसुफ के रिवॉल्वर से शोले निकले और सलीम ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगा। ये गोलियां उसके सीने में लगी थीं और इसलिए वो जल्द ही ठंडा हो गया। इसकी लाश उठाकर रूम नंबर 10 में ले आओ, इमरान ने यूसुफ से मुखातब होकर कहा और फिर वो सर झटकता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ बरामदे से होता हुआ जब वाइट लाइन रूम नंबर 4 के करीब पहुंचा तो फायरिंग की आवाज़ तेज़ हो गई। उसने एक सुतून की आड़ ले ली, लेकिन उसी लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे फायरिंग की आवाज़ें दूर होती चली जा रही हैं। वो छत के स्तून की आड़ से निकला और फिर बरामदे का एक मोड़ मुड़कर जैसे ही रूम नंबर 4 वाली राहदारी में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर वो एक लम्हे के लिए ठटक कर रह गया।
राहदारी में उसके 4 आदमियों की लाशें पड़ी हुई थीं। रूम नंबर 4 का दरवाज़ा खुला हुआ था और फिर उसके बदतरीन अंदेशे सही साबित हुए। वाइट स्कॉर्पियन गायब था। वाइट लाइन बदहवासों की तरह भागता हुआ दोबारा उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां तस्वीर मौजूद थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और उसने दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए वो ठटक कर रह गया। उसने फुर्ती से लॉक पर रिवॉल्वर की नाल रखी और दूसरे लम्हे ट्रैगर दबा दिया। गोली लगते ही लॉक टूट गया और फिर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे एक आदमी की खिड़की से कूदता हुआ नजर आया। उसने फुर्ती से उस पर फायर किया, मगर निशाना खता गया। वाइट लाइन दौड़ता हुआ खिड़की के करीब पहुंचा। उसी दौरान उसकी नज़र खुली हुई अलमारी पर पड़ी जहां पहले तस्वीर मौजूद थी। उसका मतलब था कि वाइट स्कॉर्पियन तस्वीर हासिल करने में कामयाब हो गया था। वो खिड़की के करीब पहुंचा और फिर दूसरे लम्हे वो खिड़की से होता हुआ पिछली राहदारी में पहुंच गया। दूर कोने में एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। उस राहदारी के आखिर में पाएं बाग के तरफ निकलने के रास्ता था। उसने वहीं से गोली चला दी। आगे जाने वाले आदमी ने झटका खाया, लेकिन फिर वो पाएं बाग की तरफ मुड़ गया। वाइट लाइन समझ गया कि गोली उसे ज़रूर लगी है। उसी लम्हे उसे पाएं बाग की तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ उस कोने में पहुंचा जहां से पाएं बाग का रास्ता था कि उसे ऐन पाएं बाग में उस आदमी की लाश पड़ी नजर आई। फायरिंग बंद हो गई थी। उसके आदमी पाएं बाग में मौजूद थे। वाइट लाइन ने उस लाश की जल्दी से तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर तस्वीर का नामो निशान भी नहीं था। तस्वीर कहाँ है? वाइट लाइन ने चीख कर कहा। हमें तो नहीं मालूम नहीं, एक आदमी ने डरते डरते जवाब दिया। क्या इससे आगे भी कोई आदमी था? वाइट लाइन ने एक ख्याल के तहत पूछा। जी हाँ। जब हम पाएं बाग में पहुंचे तो उसी लम्हे एक आदमी दीवार फांद कर बाहर कूद गया था और उसी लम्हे ये आदमी आ गया और इसे हमने मार गिराया। उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ओह, वो आदमी निकल गया। वाइट लाइन ने उसे चीखते हुए कहा, क्योंकि अब वो समझ गया था कि तस्वीर उस पहले आदमी के पास होगी। जी हाँ, वो तो निकल गया, उसके आदमियों ने जवाब दिया। उनके चेहरे खौफ से जर्द हो रहे थे। ये तादाद में 3 थे। उसी लम्हे वाइट लाइन के रिवॉल्वर से लगातार 3 धमाके हुए और इन तीनों की चीखें गूंज उठी और वो लॉन पर पड़े तड़प रहे थे। फिर अचानक वाइट लाइन भी चौंक पड़ा, क्योंकि पुलिस गाड़ियों के सायरन उसे सुनाई देने लगे थे। वो एक लम्हे के लिए ठटका और फिर अंधाधुंध भागता हुआ वापस राहदारी में आ गया और फिर उसी खिड़की से होता हुआ वो उस कमरे में दाखिल हो गया। उसने एक बटन दबाया और पूरी इमारत में खतरे के सायरन गूंजने लगे। उसने फुर्ती से एक अलमारी से टाइम बम निकाला और फिर उसने उसे विजन मशीन के पास 10 मिनट का वक्त सेट करके रख दिया। अब उसने बटन बंद कर दिया था। खतरे के अलार्म बजने बंद हो गए थे। ये दरअसल उसने इमारत में मौजूद अपने बाकी मानदा आदमियों को पुलिस के खतरे से बचने का अलार्म दिया था, ताकि वो फ़ौरन इमारत से निकल जाएं। फिर वो फुर्ती से इधर वापस राहदारी में भागता हुआ पाएं बाग में पहुंचा और फिर दूसरे लम्हे वो कोठी के ऊपरी दीवार के करीब पहुंच चुका था। उस कोठी के करीब ही पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे थे। दीवार से कूदकर वो बाहर छोटी गली में आ गया और फिर दौड़ता हुआ एक और तारीख गली में घुस गया। अब वो कदरे महफूज था। उसने मुंह से नकाब उतार कर जेब में रख लिया था। अब वो मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ काफ़ी दूर निकल आया था और फिर दूसरे लम्हे एक दुकान फाड़ धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि वो लड़खड़ा कर रह गया, हालांकि वो काफ़ी दूर था। धमाके के बाद पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट की परछाइयाँ रेंगने लगीं। बर्ज फलक को शायद किसी ने पहले ही से डायनामेट किया हुआ था, क्योंकि इतना शदीद धमाका सिर्फ एक टाइम बम से नहीं हो सकता था। एक सड़क पर आकर उसने एक टैक्सी रोकी और फिर उसे न्यू मार्केट का एड्रेस बतलाकर अंदर बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी रक्स कर रही थी, क्योंकि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी थी। वाइट स्कॉर्पियन भी आज़ाद हो गया था और तस्वीर भी गायब थी। उसके साथ ही उसके दोनों हेडक्वार्टर्स भी तबाह हो चुके थे। दूसरी तरफ इमरान मैनेजर सलीम का मेकअप कर रहा था। मेकअप से फारग होकर उसने कपड़े तब्दील किए और उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो अंदर दाखिल हुआ। सफदर ने रिपोर्ट दी है। इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने चूं कर पूछा। उसने बताया है कि वो जब बर्ज फलक पहुंचे तो वहां ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी और 2 पार्टियों में मुकाबला हो रहा था। उसके ख्याल में दोनों ग्रुप टकरा गए थे। सफदर की इतला के मुताबिक वहां से वाइट स्कॉर्पियन वाले अपने बॉस को छुड़ाने में कामयाब हो गए हैं और अब सफदर उनका ताक़ब कर रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी गुड, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। कैप्टन शकील की रिपोर्ट भी अभी है कि वाइट लाइन का बॉस पाएं बाग के दीवार फांद कर फरार हो गया और बर्ज फलक के एक ज़बरदस्त धमाके के साथ तबाह हो गया है। कैप्टन शकील उस टैक्सी का ताक़ब कर रहा है जिसमें वाइट लाइन का सरबराह जा रहा है। इसके ख्याल के मुताबिक इसका रुख न्यू मार्केट की तरफ है। ब्लैक ज़ीरो ने मज़ीद तफसील बताते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है कि वो मैनेजर सलीम के ठिकाने पर जा रहा है। तस्वीर यकीनन उसके पास होगी। मुझे फ़ौरन उसे पकड़ना चाहिए। इस वक्त मेरी नज़र में वाइट लाइन की इमेज ज़्यादा है, इमरान ने जवाब देते चूँ कर कहा। मालूम तो ऐसा ही होता
होता है? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा मैं मैनेजर सलीम की दुकान पर जा रहा हूँ, वॉइस ट्रांसमीटर पर मुझे रिपोर्ट देते रहना, क्यों ना कि मैं उस केस का हर सूरत में ख़त्म करना चाहता हूँ। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को हुक्म देते हुए कहा, आपकी हालत ठीक नहीं है, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूँ। ब्लैक ज़ीरो ने डरते डरते कहा, नहीं, मुझे अफसोस है कि तुमने बुज़दिली वाले कलमात मुंह से निकालना शुरू कर दी हैं, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ इमरान साहब। इमरान को गुस्से में देखकर ब्लैक ज़ीरो ने घबराए लहजे में कहा, तुम ऐसा करो, नुमानी और चौहान को वहाँ न्यू कॉलोनी भेज दो, ज़रूरत पड़ी तो मैं वॉइस ट्रांसमीटर पर उन्हें हुकाम दे दूँगा। सफदर की इतला अगर आए तो मुझे मतला कर देना, इमरान ने कहा, और फिर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी की रिकॉर्ड तोड़ती हुई न्यू मार्केट की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। उसने इस दुकान से काफ़ी पहले कार रोकी और फिर कार से उतरकर वो एक दुकान की तरफ बढ़ने लगा। दुकान में दाखिल होते ही एक सेल्समैन तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। बॉस, आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, सेल्समैन ने नज़दीक आकर सरगोशाना लहजे में कहा तो इमरान बगैर कोई जवाब दिए ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और फिर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक रिवॉल्वर की नाल उसके सीने पर लग गई, लेकिन दूसरे लम्हे ही नाल हटा ली गई। ओह नंबर 11, तुम, एक आवाज़ सुनाई दी। ये वाइट लाइन था। गो उसने नकाब उतार रखा था, लेकिन कोट के ऊपर सफ़ेद रंग के शेर का बैच उसके मतलब चींक चींक कर ऐलान कर रहा था। फिर चूँकि वो गैर मुल्की था, इसलिए इमरान समझ गया कि यही वाइट लाइन का बॉस है। बॉस आप? इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। वैसे उसकी आवाज़ 100% सलीम जैसी थी। क्या तुम कहाँ गायब हो गए थे? बॉस ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह तलखी थी। बॉस, मैं एक मुसीबत में फंस गया था, इमरान ने कहा, और फिर उसने अपने पकड़े जाने की गोल मोल सी कहानी सुना दी और साथ ये भी बतला दिया कि वो उन्हें किस तरह डांच देकर निकल आया है। मैं तस्वीर वाइट स्कॉर्पियन से हासिल कर लूँ, फिर इस मुकामी पार्टी से भी दो हाथ करूँगा, बॉस ने कहा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए और इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब बॉस, तस्वीर आपके हाथ से निकल गई है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे उस बार उसकी हैरत मसनूई नहीं थी। हाँ, अभी कुछ देर पहले वाइट स्कॉर्पियन ने हेडक्वार्टर नंबर 2 पर हमला कर दिया था। वो अपने बॉस और तस्वीर को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, वाइट लाइन ने कहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, इमरान ने कदरी मायूसी से जवाब दिया। नहीं, मुझे एक इतला का इंतज़ार है, मेरा एक आदमी वाइट स्कॉर्पियन में शामिल है। उसकी इतला पर तो हमने पहले उनके ऑपरेशन सेंटर पर हमला करके उनसे वो तस्वीर हासिल की थी। अभी पता चल जाएगा कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। मेरा नाम भी वाइट लाइन है, वाइट लाइन ने घुराते हुए कहा, मगर इमरान ने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही और फिर अचानक वाइट लाइन चूक पड़ा। उसकी रेस्ट वॉच से बारीक सी सीटी की आवाज़ आने लग गई। गो आवाज़ बहुत मध्यम थी, लेकिन चूंकि कमरे में खामोशी थी इसलिए वो आवाज़ सुनाई दे गई। आवाज़ सुनते ही वाइट लाइन चूक पड़ा। उसने जल्दी से घड़ी का विंड बटन दबाया तो डायल पर एक हिंसा तेज़ी से जलने बुझने लगा और फिर उसने घड़ी को कान से लगा लिया। इमरान चूंकि उसके करीब था इसलिए मध्यम सी आवाज़ उसके कानों में भी पहुंचने लगी। 001 स्पीकिंग ओवर, एक आवाज़ सुनाई दी। यस वाइट लाइन एंड दिस एंड ओवर, वाइट लाइन ने जवाब दिया। हम बर्ज रोड की कोठी नंबर 102 में मौजूद हैं जनाब, वाइट स्कॉर्पियन यहाँ मौजूद है, तस्वीर भी उसके पास है, ओवर। 001 ने जवाब दिया। बर्च रोड की कोठी नंबर 102, ठीक है, कितने आदमी हैं वहाँ? ओवर। वाइट लाइन ने पूछा। मुझ में 10 जनाब, जिनमें से 6 मुकामी हैं, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिएगा। ठीक है, तुम तैयार रहो, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं, तस्वीर उनसे हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, ओवर। वाइट लाइन ने कहा। बेहतर जनाब, मैं वहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ओवर। 001 ने जवाब दिया तो वाइट लाइन ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो फ़ोन की तरफ बढ़ा और उसने चंद नंबर प्रेस करके रिसीवर कान से लगा लिया। ये नंबर इमरान के ज़हन नशीन हो चुके थे। हेलो, वाइट लाइन स्पीकिंग। रब्ता कायम होते ही वाइट लाइन ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे पास इस वक्त कितने आदमी मौजूद हैं? वाइट लाइन ने पूछा। 10 आदमी जनाब, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तुम अपने साथियों समेत मसला होकर बर्ज रोड की कोठी नंबर 102 पर पहुंच जाओ, वाइट स्कॉर्पियन से मुकाबला करना है, वाइट लाइन ने तखमाना लहजे में कहा। बेहतर जनाब, हम अभी पहुंच जाते हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया तो वाइट लाइन ने रिसीवर क्वार्टर पर रख दिया। चलो नंबर 11, वाइट लाइन ने इमरान से मुखातब होकर कहा। चलें बॉस, इमरान ने मदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए दुकान से बाहर निकल आए। उसी लम्हे इमरान की रेस्ट वॉच पर एक हिंसा चमकने लगा। 1 मिनट बॉस, मैं ज़रा फालतू राउंड ले आऊँ, इमरान ने वाइट लाइन से माजरत करते हुए कहा। जाओ, लेकिन जल्दी आना, तुम्हें बाहर निकल कर राउंड लेने का ख्याल आया, वाइट लाइन ने उसी लहजे में कहा, मगर इमरान सुनी अनसुनी करते हुए वापस का दुकान में घुस गया। कमरे में पहुँच उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर घड़ी का विंड बटन खींच दिया। हेलो, सफदर स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, वाइट स्कॉर्पियन वाले इस वक्त बर्ज रोड की कोठी नंबर 102 में मौजूद हैं, ओवर। दूसरी तरफ से
सफदर ने कहा, मुझे मालूम है, मैं इस वक्त मैनेजर के मेकअप में वाइट लाइन के साथ हूँ, तो तस्वीर वाइट स्कॉर्पियन के पास है। तुम ऐसा करो कि एक्स2 को कॉल करके कह दो कि वो तमाम मेंबर्स को उस कोठी पर भेज दे। अभी अभी वाइट लाइन के आदमी वहाँ हमला करने वाले हैं। मैं जब उन्हें काशन दूंगा तो वो भी कोठी पर हमला कर दें। ओवर इमरान ने तफसील से हदायत देते हुए कहा, जी बेहतर, मैं अभी एक्स2 को कॉल करता हूँ। ओवर सफदर ने जवाब दिया, काशन के लिए मैं सिर्फ वाज ट्रांसमीटर का बटन विंड खींचूंगा। ओवर इमरान ने कहा, जी बेहतर, ओवर सफदर ने जवाब दिया। तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया और फिर विंड बटन दबाकर वो मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर दुकान से होता हुआ बाहर निकल आया। बाहर टैक्सी स्टैंड पर ही वाइट लाइन मौजूद था। इतनी देर लगा दी तुमने? वाइट लाइन ने घबराहट में लहजे में कहा, बबास वो मिल नहीं रहे थे। इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा, ब्लडी फूल, तुम मकामी लोग होते ही बेवकूफ़ हो। वाइट लाइन ने कहा। उससे उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इमरान का दिल चाहा कि यहीं गोली मार कर उसे बता दे कि मुकामी कितने बेवकूफ़ हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र वो खामोश रहा। टैक्सी में बैठते ही वाइट लाइन ने उसे बर्ज रोड चलने के लिए कहा तो टैक्सी आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद ब्रेक मिरर से इमरान की नज़र कैप्टन शकील पर पड़ गई और जो दूर अपनी कार में ताक़ब कर रहा था। ये देखकर इमरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई और फिर जल्द ही टैक्सी बज रोड पर पहुंच गई। कहाँ जाना है साहब? बज रोड शुरू होते ही टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। बस यहीं उतार दो, वाइट लाइन ने कुछ सोचते हुए कहा। तो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। इमरान ने किराया अदा किया और फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। जहाँ वो रुके थे वहाँ मौजूद कोठी का नंबर 80 था, जिसका मतलब है कि कोठी नंबर 102 थोड़ी दूर ही थी। वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। 100 नंबर कोठी के करीब पहुंचने पर एक आदमी एक दरख्त की ओर से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। वाइट उस शख्स ने गैर मुल्की के करीब आकर सरगोशी से कहा। वैसे उसने जेब से सिगरेट निकाल कर हाथ में पकड़ ली थी ताकि अगर कोई देख रहा हो तो समझे कि वो माचिस मांग रहा है। वाइट लाइन बॉस ने कुरख्त लहजे में जवाब दिया और साथ ही जेब से लाइटर निकाल कर उसने उस आदमी का सिगरेट सुलगा दिया। हम सब मौजूद हैं बॉस। आने वाले ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, ठीक है, मैं अंदर पहुंचकर काशन दूंगा, तुम तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 10 याद रखना। वाइट लाइन ने जवाब दिया तो वो आदमी सर हिलाता हुआ एक तरफ हट गया और फिर वो दोनों उस कोठी के उकबी तरफ से होते हुए कोठी नंबर 102 के उकबी दीवार की करीब पहुँच गए। हमें इस दीवार को फांद कर अंदर चलना चाहिए, वाइट लाइन ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों एक ही छलांग में दीवार पर मौजूद थे। कोठी सुनसान मालूम हो रही थी। जल्द ही वो अंदर कूद गए और फिर रेंगते हुए कोठी के असल इमारत की तरफ बढ़ने लगे। दोनों ने जेबों से रिवॉल्वर निकाल लिए थे। जल्द ही वो असल इमारत के उकबी दीवार के करीब पहुंच चुके थे। इस खिड़की को चेक करो, वाइट लाइन ने इमरान से कहा। तो इमरान ने खिड़की पर जोर दिया मगर खिड़की बंद थी। मेरा ख्याल है कि हमें इस पाइप के ज़रिए छत से होकर सीढ़ियों के ज़रिए अंदर दाखिल होना चाहिए। इमरान ने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, ठीक है चलो। वाइट लाइन ने तजवीज़ कबूल करते हुए कहा और फिर पहले इमरान ने पाइप पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वाइट लाइन था। इमरान तो बंदरों की तरह पाइप पर चढ़ता चला गया, लेकिन वाइट लाइन को ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई, मगर छत पर वो भी पहुँच गया। कोठी बिल्कुल सुनसान मालूम हो रही थी और अभी तक उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई थी। इससे इमरान दिल ही दिल में खटक गया कि मामला कुछ गहरा मालूम होता है और वो बेहद मुतात हो गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो एक राहदारी में पहुंचे और फिर एक दरवाजे की दहलीज से रोशनी की हल्की सी लकीर बाहर निकल रही थी। वाइट लाइन ने की होल से आँख लगा दी। वाइट स्कॉर्पियन मौजूद है, वाइट लाइन ने खड़े होकर इमरान से सरगोशाना लहजे में कहा, मगर इमरान खामोश रहा और फिर उसने दरवाजे को आहिस्ता से दबा दिया। दरवाज़ा खुलता चला गया और फिर वाइट लाइन इमरान को इशारा करते हुए झपट कर अंदर दाखिल हो गया। उसने रिवाल्वर हाथ में पकड़ा हुआ था। इमरान भी एक झटके से कमरे में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ वो आ गया है। एक दरख्त के नीचे रुकी हुई कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने कहा, होनहा मैं देख रहा हूँ।